हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम के लिए है। बच्चों, इसमें देखेंगे हम हिंदी का फुल प्रैक्टिस सेट। चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का ये पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन क्या है कि गृह विहीन और बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ठीक है, ये गृह विहीन दिया गया है और बेघर शब्द दिया गया है। और हमें बताना है कि गृह विहीन शब्द और बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अगोरना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अगोचर, तीसरा दिया गया अगेय और फोर्थ है अगुआ। तो काफी अच्छा प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अगेय। ठीक है, अगेय का जो अर्थ होता है बच्चों, गृह विहीन होता है और बेघर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगोचर आता है। अगोचर का क्या अर्थ होता है, तो सभी बच्चे जानते होंगे, जो इंद्रियों से परे हो। ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो उसे हम क्या बोलते हैं, अगोचर बोलते हैं। ठीक है, मैं ये आपको ध्यान रखना है, जो इंद्रियों से परे हो उसे हम अगोचर कहते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में काफी बार पूछा जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगोचर शब्द किसे कहते हैं, जो इंद्रियों से परे हो। और अगेय का अर्थ क्या होता है, गृह विहीन और बेघर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऐषणा का अर्थ है। ठीक है, ऐषणा शब्द दिया गया है और इसका अर्थ हमें बताना है क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है घृणा, दूसरा है अनिच्छा, तीसरा ऑप्शन है अभिलाषा और फोर्थ है कोई नहीं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऐषणा। तो ऐषणा का जो अर्थ होता है अभिलाषा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अभिलाषा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी यूपीपी में काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि महाजन शब्द में समास है। ठीक है, ये महाजन शब्द दिया गया है बच्चों, इसमें हमें बताना है समास कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कर्मधारय समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, फोर्थ है अव्ययी भाव समास। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस प्रकार होगा बच्चों, तो महाजन का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, महा प्लस जन, तो महा का जो अर्थ होता है बच्चों महान से होता है और जन का जो अर्थ होता है वह मनुष्य से होता है। यानी महाजन जो वर्ड मिलता है, जो महान मनुष्य होते हैं उन्हें हम महाजन कहते हैं। तो इस प्रकार है जो वर्ड आया है, तो इसमें क्या तुलना की जाती है, विशेषण और विशेष्य होते हैं। तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों की भू ऊर्जा, ये भू ऊर्जा वर्ड दिया गया है का संधि विच्छेद होगा। तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, भू प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो इनमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों। भू ऊर्जा में बड़ा भू होता है, यानी भय पे बड़ ऊ की मात्रा लगती है, ये ध्यान रखना है आपको। और ऊर्जा में बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा ऊ और यहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा, यानी ऊ और ऊ, ये इस प्रकार। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ ही बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि होगी बच्चों, तो ध्यान रखना इसमें संधि होगी कौन सी, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण है भू ऊर्जा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दीर्घ संधि। और संधि कितने प्रकार की है बच्चों, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि बच्चों 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। उसमें से ही एक कौन सी पूछी गई है आज, ये भू प्लस ऊर्जा यानी दीर्घ संधि पूछी गई है। तो इसमें स्वर संधि की दीर्घ संधि उपलब्ध है भू प्लस ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, अच्छा प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट है तो वो कमेंट कर कर पूछ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता इस वाक्य की पहचान कीजिए। ठीक है, यानी मुझसे क्या हो गया बच्चों, यहाँ कर्ता हो गया, खाया जाता ये क्या होगी, क्रियाएं हो गई। एक क्रिया होगी, एक सहायक क्रिया हो गई। और नहीं क्या है, यहाँ पर नहीं वर्ड आया है। तो बच्चों इसमें जो
देखिए क्या होना चाहिए, नहीं वर्ड किस में आता है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाववाच्य। अगर किसी वाक्य में कर्म नहीं दिया गया है, यानी कर्ता तो दिया गया है इसमें, लेकिन कर्म नहीं दिया गया है और उसमें नहीं वर्ड आ गया है, तो उसमें क्या होगा बच्चों, भाववाच्य हो जाएगा। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य आपको ध्यान रखना 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। और इसमें नहीं वर्ड आया है, तो इसमें कौन-सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। और इसमें कर्म हमें नहीं दिया गया, यानी ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि परोपकार का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, परोपकार का बच्चों संधि विच्छेद होगा। तो परा प्लस उपकार, दूसरा ऑप्शन है परो प्लस पकार, थर्ड ऑप्शन है परोप प्लस कार और फोर्थ ऑप्शन है पर प्लस उपकार। तो परोपकार का जो संधि विच्छेद होगा बच्चों वह होगा पर प्लस उपकार, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पर प्लस उपकार से क्या वर्ड बनता है बच्चों? परोपकार बनता है। और बच्चों इसमें पूछ लेता है कि परोपकार में कौन सी संधि होती है, तो गुण संधि होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, गुण संधि। और गुण संधि किस संधि का पार्ट होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो गुण संधि जो होता है बच्चों स्वर संधि का पार्ट होता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, उसमें से एक दीर्घ, गुण, यण, अयाधि, इस प्रकार वृद्धि, इस प्रकार ये 5 संधि होती है। तो ये किस संधि का पार्ट हो गया? ठीक है, तो ये गुण संधि का पार्ट हो गया है परोपकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं। बच्चों ये कारक की समास की डेफिनेशन काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि समास किसे कहते हैं, या द्विगु समास किसे कहते हैं, या संधि किसे कहते हैं, तो उनकी डेफिनेशन दे देता है और पूछ लेता है कि ये क्या होगा। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो तो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, फोर्थ है तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि जलधि में कौन सा समास है। जलधि में कौन सा समास है? तो ठीक है, पहला ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष, थर्ड ऑप्शन है अव्ययी भाव और फोर्थ है द्वंद्व समास। तो जलधि में कौन सा समास है बच्चों? जलधि में तत्पुरुष समास है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि बच्चों जीवन का एक अर्थ जिंदगी है। ठीक है, जीवन का एक अर्थ क्या दिया गया? जिंदगी है। दूसरा हमें बताना है कि जीवन के 2 अर्थ होते हैं। ठीक है, पहला अर्थ तो हो गया जिंदगी। अब हमें बताना है कि दूसरा अर्थ क्या होता है। दूसरा अर्थ क्या होता है? तो दूसरा अर्थ पानी होता है, या हल्का होता है, या प्रभाव होता है, या रस युक्त होता है। तो जीवन के 2 अर्थ निकलते हैं। जिस प्रकार कनक कनक के 2 अर्थ निकलते हैं, सोना और धतूरा, इसी प्रकार जीवन के भी 2 अर्थ होते हैं। एक होता है बच्चों जिंदगी और एक होता है पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सोम। ठीक है, यहाँ ओ की मात्रा है सोम। दूसरा दिया गया द्विज, तीसरा ऑप्शन है वर्ण और फोर्थ है श्रेष्ठ। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह है द्विज। द्विज जो वर्ड यूज हुआ है बच्चों वो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आकलन शब्द का विलोम है। ठीक है, आकलन शब्द का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विकलन, दूसरा है संकलन, तीसरा ऑप्शन है समाकलन, फोर्थ है प्राकलन। तो आकलन का जो विलोम होता है बच्चों वह होता है विकलन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों हंससुता, दूसरा अर्कचा, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा, फोर्थ ऑप्शन है कलंकुशा। ठीक है,
तो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलंकुशा। कलंकुशा जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि हंससुता भी यमुना का पर्यायवाची होता है, अर्कचा भी यमुना का पर्यायवाची होता है, कृष्णा भी यमुना का पर्यायवाची होता है, जबकि कलंकुशा जो होता है बच्चों ये नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नदी, नदी का पर्यायवाची, इसे नदी को हम तनुजा भी कह सकते हैं, तनुजा। ठीक है, ध्यान रखना, तनुजा, या हम इसे सरी भी बोल सकते हैं, ये नदी के पर्यायवाची है सरी, या हम शैवालिनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, शैवालिनी, शैवालिनी, ये आपको ध्यान रखना, शैवाल से याद रखना, शैवाल कहाँ पर होते हैं, नदी में होते हैं। और एक होता है आपका, आपका भी नदी का पर्यायवाची होता है। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कलंकुशा किसका पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय है। ठीक है, नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है। दूसरा है नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती। थर्ड ऑप्शन है नक्कारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है। या ऑप्शन नंबर डी है कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह क्या होगा बच्चों, ये मुहावरा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ लेता है कभी कभी कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये मुहावरा है कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कलई खुलना। ठीक है, मुहावरा का सही अर्थ है, इंपॉर्टेंट मुहावरा है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला ऑप्शन दिया गया है रत रंग उरत जाना। ठीक है, दूसरा है सच्चाई का पता लगाना। थर्ड ऑप्शन है भेद प्रकट होना, और फोर्थ ऑप्शन है चमक का गायब होना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है भेद प्रकट होना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बच्चों मुहावरा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की तत्सम शब्द है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में हमें तत्सम शब्द छांटना है बच्चों। एक वर्ड होता है तद्भव, एक होता है तत्सम। जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हम बोलते हैं या बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो बच्चों ये चार वर्ड दिए गए हैं, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया कलिष्ट, ये क्या हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे व्योम भी सर, व्योम क्यों नहीं है? तो व्योम बच्चों नहीं है संस्कृत का वर्ड। ठीक है, विद्या भी नहीं है, कठोर भी नहीं है, तो ये तत्सम शब्द नहीं है हमारे तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? इसमें भी हमें बच्चों तत्सम शब्द छांटना है। एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में तत्सम तद्भव का। तो पहला ऑप्शन है मूछ, दूसरा है ठाकुर, थर्ड है छत्री और फोर्थ है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय बच्चों यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्षत्रिय इस प्रकार लिखेंगे, यह टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इस प्रकार क्षत्रिय शुद्धवर्तनी में लिखा जाता है। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हमें बताना था। तो मूछ भी हमारा तत्सम वर्ड नहीं है, ठाकुर भी तत्सम नहीं है, क्षत्रिय गलत लिखा हुआ है, ये भी तत्सम नहीं है। लेकिन ये जो क्षत्रिय शब्द लिखा था ये हमारा तत्सम रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और क्षत्रिय जो वर्ड होता है वह इस प्रकार लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ये हिरण्यकश्यप लिखा हुआ है बच्चों, इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, वही इसका आंसर होगा। तो इन चारों में काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिरण्यकश्यप की शुद्ध वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे। और शुद्ध वर्तनी का एक क्वेश्चन आपको यूपीपी कांस्टेबल के री एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो शुद्ध वर्तनी आप 1-2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ के बार बार रिवीजन करते रहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है कि हिरण्यकश्यप। ठीक है, हिरण्यकश्यप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि मंदिर और मंदिरा। ठीक है, दो वर्ड दिए गए हैं, युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? यानी बच्चों युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म का जो अर्थ होता है जोड़ा होता है, यानी ये जोड़ा दिया गया है दो वर्डों का, एक लिखा हुआ है मंदिर, दूसरा लिखा हुआ है मंदिरा। तो हमें बताना है कि इस मंदिर और मंदिरा का क्या क्या अर्थ होता है। ये चार ऑप्शन है, पूजा घर डैश पुजारी, दूसरा है घर डैश सवारी,
थर्ड ऑप्शन है गुफा डैश बड़ा गुफा, और फोर्थ है देवालय डैश अशुशाला। तो बच्चों जो मंदिर होता है यानी पूजा का स्थान होता है, तो उसे बोलते हैं हम देवालय या पूजा घर, ठीक है। और जो मंदिरा होता है बच्चों, मंदिरा हम घुड़शाला को बोलते हैं या अशुशाला को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सभी बच्चे मंदिर तो जानते हैं लेकिन मंदिरा नहीं जानते कि मंदिरा का अर्थ क्या होता है। तो मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला, ठीक है, घुड़शाला इसे हम कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, उसे हमें छांटना है, ठीक है। तो त्रुटिपूर्ण वाक्य को छांटना है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, सही वाक्य है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ये भी सही है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, यहाँ देखिए सदैव पे बच्चे एक मात्रा दी गई है। नेक्स्ट है मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, ये भी सही है। बच्चों जो इसमें त्रुटि दी गई है वह शुद्ध वर्तनी की दी गई है। जो भी वर्ड इसमें लिखे हुए हैं सभी, इन तीनों वाक्यों में, पहले में, दूसरे में और फोर्थ में, इनमें कोई भी वर्ड गलत नहीं है, सब सही लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन सी है सदैव, इसमें क्या सिंगल मात्रा लगी हुई है, ठीक है, सदैव पे जबकि दो मात्रा आती है दै पर। तो हमें त्रुटिपूर्ण वाक्य बताना था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, ठीक है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो पहला ऑप्शन है पैशाची अपभ्रंश से, दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश से, थर्ड ऑप्शन है शोर सैनी अपभ्रंश से, और फोर्थ है मागधी अपभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि किस बोली में न परसर्ग लगाया जाता है, किस बोली में न परसर्ग लगाया जाता है। तो पहली बात तो है बच्चों परसर्ग होते क्या हैं, ठीक है। जो परसर्ग होते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। विभक्ति चिन्ह जो होते हैं हमारे, विभक्ति चिन्ह 8 होते हैं ना, या कारक चिन्ह भी हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक है, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी इन्हें हम कह सकते हैं। जैसे ने, पर, का, की, के, में, ये सब क्या होते हैं हमारे परसर्ग होते हैं, ठीक है। यानी ये बे अक्षर होते हैं बच्चों जो किसी शब्द के बाद में आते हैं और उसकी कोई विशेषता लाते हैं, ठीक है। यानी ये जो अक्षर हैं ये किसी शब्द के बाद में आते हैं, यानी का, की, के, रे, में, ठीक है, ने, ये जो परसर्ग होते हैं ये किसी शब्द के बाद में आते हैं और इनसे क्या उस शब्द की विशेषता दर्शाई जाती है। तो ये हमारे परसर्ग होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि किस बोली में न परसर्ग लगाया जाता है, नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है इन चार ऑप्शन में खड़ी बोली है, ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली। खड़ी बोली में क्या है बच्चों, परसर्ग का प्रयोग लगाया जाता है, ठीक है। जैसे बच्चों कोई कोई कहता है कि राम राम भैया ने, ठीक है, बोलते हैं ना कि राम राम भैया ने, इस प्रकार, ठीक है। तो नया वर्ड आया है राम राम भैया ने, ठीक है, तो यहाँ पर ये परसर्ग लगा है। तो ये राम राम भैया जो वर्ड लिखा है ये इसकी विशेषता को भी दर्शाता है और इसे विशेषता लाता है। इस शब्द में राम राम भैया अगर हम इसे बोल रहे हैं तो कुछ इतना खास अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे ही न लगा दिया हमने तो इसमें एक विशेषता आ गई वर्ड में। तो ये जो होते हैं न परसर्ग जो होता है खड़ी बोली के साथ लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। यानी वाक्यांश का अर्थ बच्चों सभी को पता होगा, जो वाक्य होता है उससे उसका थोड़ा छोटा रूप वाक्यांश कहलाता है। मान लो एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और ये पूरा सेंटेंस राम से शुरू हुआ है और है पर जाकर समाप्त हो गया, और इसका हम इतना रूप जो कहलाएगा ये बच्चों स्टार्टिंग से यहाँ तक या बीच का थोड़ा, तो वो वाक्यांश कहलाता है, ठीक है। पूरा वाक्य तो वाक्य ही कहलाएगा, वाक्य से थोड़ा छोटा रूप वाक्यांश कहलाता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से इसका राइट आंसर है और सारे के सारे एक जैसे ही ऑप्शन लग रहे हैं, तो आपको इन्हें ध्यान से याद करना पड़ेगा। मर्माहत बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 कि युगों से चले आने वाले, ठीक है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा।
तो ये 4 ऑप्शन है, अर्वाचीन, युगांतर, युगांत या सनातन। तो बच्चों जो युगों-युगों से चला आ रहा है उसे बोलते हैं हम सनातन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 9 होती है, या 33, या 16, या 99। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 33। ठीक है, 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेंगे कि माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है शांत रस में, दूसरा श्रृंगार रस, तीसरा भयानक रस, फोर्थ है रौद्र रस। तो माधुर्य गुण का जो बच्चों प्रयोग होता है वह श्रृंगार रस में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 626 कि जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न बसाए। ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास, फोर्थ है लाटानुप्रास और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुप्रास अलंकार के 3 भेद होते हैं, कहीं कहीं 5 भी मिलेंगे आपको, लेकिन मोस्टली 3 होते हैं। तो छेका, वृत्या, लाटा। ठीक है, इनमें से बताना है कि इस इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। तो बच्चों देखिए, ये जननी वर्ड पूरा का पूरा 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी जो आवृत्ति हुई है, तो इस प्रकार अगर किसी अनुप्रास अलंकार में पूरा वर्ड रिपीट होता है तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 है कि घनाक्षरी घनाक्षरी छंद है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि घनाक्षरी छंद है। तो पहला है कि मात्रिक है, दूसरा ऑप्शन है वार्णिक है, तीसरा मिश्र, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो घनाक्षरी छंद होता है ये कैसा छंद होता है? वार्णिक छंद होता है। इसमें वर्ण गिने जाते हैं। ठीक है, यानी पंक्ति दे देंगे और उसमें क्या वर्ण गिने जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आपको ध्यान रखना है जो घनाक्षरी छंद होता है इसमें 30 से 33 के बीच वर्ण होते हैं। ठीक है, यानी आपको पंक्ति दे दी 2 या 3, उसमें हमें वर्ण गिनने। जैसे मात्रिक में कितने वर्ण है? 1 2 3, वार्णिक में 1 2 3। इसी प्रकार अगर 30 से लेकर 33 के बीच में वर्ण आते हैं तो वहां पर घनाक्षरी छंद होगा। ठीक है, तो इसमें क्या वर्ण गिने जाते हैं, वार्णिक छंद है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 28 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भिक्षुक। ठीक है, भिक्षुक दिया है, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। ठीक है, ये भिक्षुक क्या है बच्चों? कविता है, और इसके रचयिता कौन है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, फोर्थ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो पहला ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा है लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फोर्थ है बालकृष्ण भट्ट। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि नए बच्चे भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह इस चैनल से जुड़कर हिंदी की प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ज्ञान बांटने से ही क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वह है लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये बच्चों ये रे ले वे इन्हें हमें क्रम से लगाना है। ठीक है, लेकिन इन ये रे ले वे वाक्यों को पूरा करने के लिए स्टार्टिंग में हमें 1 नंबर पॉइंट आएगा और लास्ट में 6 नंबर पॉइंट आएगा। कि देखते हैं क्या होगा। धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा मैंने तुमसे 100 बार, यानी रे नंबर 1 ये पहले स्थान पर आएगा। ठीक है, तो रे से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? यही हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रे के बाद क्या आएगा? बे आएगा दूसरे नंबर पर। फिर क्या दे रखा है? ले दे रखा है तीसरे नंबर पर आएगा। और फिर ले के बाद यह दे रखा है 4th नंबर पर आएगा।
अब वाक्य को कंप्लीट कर लेते हैं कि धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उसका नाम सुनकर मेरे देह मतलब हृदय में आग लग जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एक आता है। नेक्स्ट है 30 बिनी। ये बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जामिनर रखता है तो आप पढ़कर जरूर जाएं कि अपरिहार्य के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है। तो ये मैंने एडवांस हिंदी से क्वेश्चन रखा है आपके लिए कि अपरिहार्य के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा। तो ऑफिसर होगा, या इंडिस्पेंसेबल होगा, या लॉर्ड होगा, या प्रोपर्टियर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनडिस्पेंसिबल, जिसे टाला न जा सके, अपरिहार्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जो 100 वर्ड दिया गया है शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट कर कर बताना है। ये मैंने लगातार इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में कंटिन्यू क्वेश्चन को मैं लाया हूँ। तो और आपके क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाइए चैनल के, वहां पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहां पर सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो पहला है विकारी सर्वनाम, दूसरा है अविकारी सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त सर्वनाम, फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट कर कर जरूर बताएं, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें बच्चों, ताकि नए बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाया करे। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।